जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद आदिल शाहज़ेब के साथ मैं हूं आपका मेज़बान। तहरीक अदम एतमाद बताया ये जा रहा है कि इंतहाई एक संजीदा मूव है। वो तो हम पिछले 2 वीक से जो हमने देखा, जो हम विटनेस कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त वो बिल्कुल आखिरी मराहिल में, और क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी यूज़ की जा रही है कि जी आखिरी ओवर का मैच जो है वो शुरू हो चुका है। अब अपोजिशन का दावा ये है कि जनाब इस आखिरी ओवर में इमरान खान साहब को जीत के लिए 70 रन चाहिए, जो कि मुमकिन ही नहीं है। खान साहब कह रहे हैं कि जी मैं आखिरी बाल तक खेलूंगा, लेकिन अपोजिशन ये कह रही है कि अगर आप आखिरी बाल तक खेलें भी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, तो बेहतर यही है कि आप मैदान छोड़कर चले जाएं। अब अपोजिशन का मामला ये है कि आखिरी ओवर उन्होंने अपने कप्तान और सबसे तेज़ तरीन और सियासी तौर पर ख़तरनाक बॉलर मौलाना फजलुर रहमान साहब को सौंप दिया है ये जो आखिरी ओवर का है। और मैं उन टर्म्स में बात कर रहा हूँ कि इत्तेहादी जमातें जो हैं, ख़बर हमारी ये है कि वो तकरीबन फ़ैसला कर चुके हैं अपोजिशन के साथ आने का, और इसमें जो मरकज़ी किरदार है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब का है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना साहब। बहुत शुक्रिया, आपने अपनी मसरूफियात से हमें वक्त दिया। मौलाना साहब, जब हम ये कहते हैं कि तकरीबन खेल इमरान खान का ख़त्म हो चुका है, अपोजिशन का ये दावा है, फिर ये आप ये लॉन्ग मार्च वाला एडवेंचर करने क्यों? क्योंकि मैदान में आखिरी ओवर है, बॉल आपके पास है, आपको पता है कि वो उस पर स्कोर भी नहीं कर सकता, लेकिन आप लॉन्ग मार्च की तरफ जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ, और शायद मैं बाज़ाब्ता तौर पर एक पहला इंटरव्यू जी आपको दे रहा हूँ। आप नौजवान हैं और इस महाज पर जो नाम आपने कमाया है, मेरी दुआ है कि अल्लाह को मज़ीद तरक्की से सरफराज फरमाए। जहाँ तक है अदम एतमाद का ताल्लुक़, ठीक है, हमेशा दो डोमेन होते हैं, पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी। और चूँकि हम जो कुछ भी पार्लियामेंट के अंदर करते हैं तो वो आवाम की नुमाइंदगी करते हुए करते हैं। सो इस सिलसिले में जो हमारी तरफ से लॉन्ग मार्च का ताल्लुक़ है, इसका अदम एतमाद से ताल्लुक़ नहीं था, बल्कि अदम एतमाद का फ़ैसला होने से पहले अनाउंस कर दिया हमने 23 मार्च को महंगाई मार्च के हवाले से अनाउंस कर दिया था। अब जब अदम एतमाद का हंगामा बरपा हुआ तो ज़ाहिर है कि एक फौरी तौर पर एक मसला जब उठता है और बड़ा अहम, तो बाद दफ़ा दूसरे मौज़ूआत थोड़ा सा खामोशी की तरफ चले जाते हैं। और तो ये लॉन्ग मार्च और महंगाई मार्च और ये थोड़ा सा पस मंज़र की तरफ चले गए थे। ये नहीं कि हमने कोई तहलील कर दिया था। सो ज़रूरी है कि हम आवाम के साथ जो हमारा रिश्ता है, हम जिस आवाम की नुमाइंदगी करते हैं, किसी दर्जे में आवाम की बराह रास्त शरकत और शमूलियत, वो भी एक ज़रूरत होती है। और इससे पहले भी आपको मालूम है कि गुज़श्ता 2-3 सालों में जमीयत उलमा इस्लाम ने तमाम अपोजिशन जमातों की तायीद के साथ और मुशावरत के साथ पूरे मुल्क में 14 मिलियन मार्च किए थे, जो तारीख़ का एक हिस्सा है। फिर उसके बाद हमने आज़ादी मार्च किया था, जो इस्लामाबाद में 14 दिन तक यहाँ रहा था। सो आवाम को के साथ बराह रास्त राब्ते का जो सिलसिला है हमारा, वो कभी टूटा नहीं है। और आज इस मरहले पर भी हम ये समझते हैं कि जब इस्लामाबाद में पार्लियामेंट के डोमेन में एक बड़ा इवेंट होने जा रहा है, तो बाहर पब्लिक का जो अपना एक उसमें बराह रास्त वाबस्तगी है, वो भी नज़र आनी चाहिए। तो मौलाना साहब, इसकी तारीखें क्या होंगी, टाइमलाइन क्या है? आप हाँ, उसमें रवाना होंगे और PMLN लाहौर से। ये बड़ी अच्छी बात आपने की है। ज़ाहिर है हर पार्टी की अपने कारकुन भी होते हैं, उस पार्टी के वोटर्स भी होते हैं, उस पार्टी की क़यादत भी होती है। तो इस हवाले से एक बात मैं अर्ज़ कर दूँ कि 23 मार्च चूँकि यहाँ पर उन्होंने वज़राए ख़ारजा का एक कॉन्फ्रेंस बुला ली थी, और इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारजा सिर्फ हुकूमत के मेहमान नहीं,
हम सब के मेहमान हैं। ठीक। और हमने बिल्कुल नहीं चाहा कि खुदा न खासा मेहमानों के नक़्ल हमल, उनके आमद और रफ्त, उनमें कहीं कोई रुकावट आए या कोई परेशानी उनको आए। तो 23 मार्च की शाम तक हमने दूर दराज के जो इलाके हैं उनको रवानगी के लिए हिदायत दी, लेकिन 25 को हमने सोचा कि हम वो शहर में इस्लामाबाद में दाखिल हो जाएं। जी, मैं इस आपके इंटरव्यू से फ़ायदा उठाते हुए ये अर्ज़ कर देना चाहता हूँ कि हमारे मुस्लिम लीग के दोस्त जो ज़ाहिर है जी कि इस वक्त वो अदम एतमाद की तहरीक को लीड कर रहे हैं और वहाँ उनकी क़यादत है, तो उन्होंने कुछ हमें प्रोग्राम दिए और अपने वर्करों को भी कि वो 26 को शायद रवाना हो रहे हैं। अच्छा। तो इसलिए अब हमारे चूँकि काफ़िले रवाना हो चुके हैं, अब रास्ते में हम उनको वापस तो नहीं कर सकते घरों में, तो हमने थोड़ी सी उनकी रफ्तार सुस्त कर दी है। अच्छा। ताकि 26 को फिर हम इस्लामाबाद में बाकायदा दाखिल हो सकें और फिर जब तक वो आएँ तो 28 को फिर एक बहुत बड़ा जलसा यहाँ पर मुनाक़द हो। आपके काफिले 26 को आएंगे और इधर ही रहेंगे? इधर ही रहेंगे जी, इधर ही। ये मौलाना साहब पीटीआई वाले भी काफिले आएंगे तो ये कोई रुकावट नहीं है उनके, कोई रुकावट नहीं है की तरफ बात कोई रुकावट भी नहीं है। और उनके जलसे के अपनी जगह पर है, हमारे जलसे का अपनी जगह है। हम 2-3 दिन रहेंगे, वो सिर्फ 1 दिन के लिए आ रहे हैं। उनका जलसा 27 को ऐलान हुआ है, हमने 28 को ऐलान किया है, क्योंकि तमाम पार्टियां यकजा होंगी उस दिन। तो इस लिहाज से दरख्वास्तें भी जो इंतज़ामिया को दी गई हैं, हर एक ने अपनी अपनी जगह की दरख्वास्त दी है, उस पर कोई इंतज़ामिया को भी एतराज़ नहीं है। तो इस हवाले से हमारा तो ट्रैक रिकॉर्ड आपको मालूम है कि 14 मिलियन मार्च में भी कोई गमला नहीं टूटा, और फिर आज़ादी मार्च जहाँ 14 दिन हम रहे वहाँ पर भी कोई पत्ता नहीं गिरा। तो अमन तो हमारी अलामत है और हम पुरअमन तसव्वुर किए जाते हैं। एक आईनी और कानूनी दायरे के अंदर जद्दोजहद ये हमारा हमेशा तुर्रे इम्तियाज़ रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह इसी पे हम कारबंद रहेंगे। लेकिन मौलाना साहब देखें, कुछ आपने पिछले दिनों एक बयान दिया कि जी हमारे डंडे भी जो हैं वो तेल में पड़े हुए हैं, वो उस तरफ से ऑब्वियसली ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं, हुकूमत को ज़्यादा रिस्ट्रेंट शो करना चाहिए। लेकिन इस किस्म के इधर से भी अगर बयानात हों तो ये खुदा न ख्वास्ता अगर लाखों लोग एक दूसरे के सामने हों तो फिर उनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखिए, वो तो जब आप गैर मुहतात ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं जी, तो हम भी इंसान हैं, हम भी फिर बाज़ दफ़ा हम जवाबी कार्रवाई करते हैं, लेकिन हमें बाज़ दफ़ा रद्द-ए-अमल देना पड़ता है और वो उस वक्त की एक ज़रूरत बन जाती है। हमने आवाम को भी हौसला देना होता है, कारकुन को भी हौसला देना होता है, और उस हवाले से अगर आपने हम पे हमला करना है या आप इस इरादे से आ रहे हैं कि आपने हमें सबक सिखाने हैं और पता नहीं क्या क्या अल्फाज, तो इस तरह तो नहीं कि हमने भी कोई चूड़ियाँ पहनी हुई हैं और हम भी, तो ये बातें अपनी जगह पर हैं। और मैं फिर कहना चाहता हूँ कि हुदूद में रहें, हम भी हुदूद में हैं, आप भी हुदूद में रहें, ना आप तजावुज़ करें ना हमारी तरफ से तजावुज़ का कोई तसव्वुर हो सकता है। हमसे ज़्यादा शदीद मुखालिफ इस हुकूमत का कौन रहा है, लेकिन क्या आप इन गुज़श्ता 3 या 4 सालों के अंदर कोई एक वाक़या बता सकते हैं कि हमारे किसी कारकुन ने किसी जगह पर आईनी और कानूनी हद से कोई तजावुज़ किया हो? यहाँ तक कि हमने गालियाँ सुनी हैं, हमारे मस्खरे उड़ाए गए हैं, और उसके बावजूद हमने उनके अल्फाज में उनको जवाब नहीं दिया है। जब हम अल्फाज की हद तक एहतियात करते हैं तो फिर अमली तौर पर आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि हम कितने मोहतात लोग हैं। अच्छा मौलाना साहब, आपके कारकुनान जो हैं और आपसे बड़ी रेगुलर मुलाकात भी मेरी भी होती रहती है, और आपके साथ जितने भी आपके जो JUI के कायदीन हैं और उनके साथ जो वो आपसे उनकी एक ऐसी अकीदत है कि जो शायद बड़े कम सियासी रहनुमाओं की अपने उनसे होती है। ये क्या कहते हैं जब जिस तरह के अलकाबात से आपको पुकारा जाता है जलसों में, खुसूसन जो इमरान खान नाम लेते हैं, ये क्या कहते हैं आपको? देखिए, मैं ज़ाहिर है जी कि ये जो तकलीफ़ होती है, जो गुस्सा होता है, जो इश्तिआल होता है, वो जज्ब करते हैं अपने अंदर जी।
और उसका कोई ऐसा इजहार कि जिससे वो उनके तरह नज़र आएँ या बदअखलाक नज़र आएँ, तो उससे इज्तनाब की कोशिश करते हैं। और ज़ाहिर है जी कि एक पार्टी जो होती है वो पार्टी अपने अंदर एक तरबियती माहौल रखती है, उसी के अंदर एक कल्चर डेवलप होता है वर्कर का अव्वल था आखिर। सो इस लिहाज से जो जमीयत उलमा इस्लाम का अंदरूनी कल्चर है उसमें नज़रियाती, अखलाक़ी, बर्दाश्त, बुर्दबारी, इस किस्म के दर्स जो हैं वो हमेशा दिए जाते हैं। और कोई भी काम इक्का दुक्का अफराद के हद तक हो सकता है, लेकिन मजमूई तौर पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमने कोई इस किस्म की बात की हो। और बाकी रही बात कि ये जब इस किस्म के मसखरे उड़ाते हैं तो वहाँ कुरान कहाँ चला जाता है। कुरान करीम में मर्द को मर्द का मसखरा उड़ाना मुमकिन है कि वो आपसे बेहतर हो, औरत को औरत का मसखरा उड़ाना मुमकिन है कि वो आपसे बेहतर हो, और किसी को ताने देना उसके मजम्मत की गई है। ला तनाबुज़ु बिल अलक़ाब, नामों को गलत कह के पुकारना, यहाँ कुरान कहाँ चला जाता है कि इनको इसकी तालीम नहीं है या ये कोई इनको नहीं सिखाता। उनके पास भी तो कुछ मौलवी साहिबान हैं ना, तो जिनको चाहिए कि वो उनको इस किस्म के अल्फाज तो सिखाएं, कि आयात के माने तो सिखाएं। मुझे तो ताज्जुब है कि हर चंद के वहाँ पर दो चार उलमा हैं, लेकिन आज तक उन्होंने ये तकल्लुफ़ नहीं किया कि उनको लफ्ज़ ख़ातमुन नबिय्यीन सिखा दें। उन्होंने आज तक ये तकल्लुफ़ नहीं किया कि उनको जाकर रूहानियत का लफ्ज़ सिखा दें। उनको आज तक कि वो सही तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेज सकें जी, कलमा सही पढ़ सकें। जब इन्होंने पंजाब में हुकूमत बनाई और जिस तरह लोगों को ख़रीदा, वहाँ उनको मारूफ नज़र नहीं आया, वहाँ उनको मुनकर नज़र नहीं आया। जिस वक्त सेनेट के चेयरमैन के लिए उन्होंने लोग ख़रीदे, जिस वक्त यहाँ पर उन्होंने अपनी हुकूमतें बनाने के लिए जहाज़ इधर उधर भगाए और उठा कर यहाँ पर करोड़ों करोड़ों रुपए से लोग खरीदते रहे अपने हुकूमत साजियों के लिए, उस वक्त उनके पास क्या था? क्या वो ज़मीर की आवाज़ थी? लेकिन आज जब उन्हीं के लोग उनकी अपनी कारकर्दगी से मायूस हो गए, नफ़रत कर गए और वहाँ से उठ के वो अपोजिशन का साथ देना चाहते हैं, तो आज वो बेज़मीर, आज वो चोर, आज वो लुटेरे, तो भाई आपके पास हैं। आपने अभी मुझे बताएं, रियासत मदीना जो इनके ज़बान पर एक लफ्ज़ तो है, कहीं किरदार में नज़र आ रहा है? किरदार के अलावा बताता हूँ, क्या उनके पार्टी मंशूर में रियासत मदीना का कोई लफ्ज़ है कि इस तरह एक लफ्ज़ के कौम के सामने एक बात रख दी और कहा कि बड़ा ज़बरदस्त आदमी है? बड़ा भाई आपके प्रोग्राम में नहीं है, आपके मंशूर में नहीं है इस तरह से। अच्छा, रहमतुल्लिल आलमीन की अथॉरिटी आपने बना दी जी। अब रहमतुल्लिल आलमीन की अथॉरिटी बनाने के लिए जो शख्स चेयरमैन बनने के लिए चुना गया, वो ऑलरेडी लम्स के अंदर हरासमेंट के केस में बरतरफ हो चुका था। इस किरदार के आदमी को आपने रहमतुल्लिल आलमीन का अथॉरिटी का चेयरमैन बनाया और फिर उसने एक इजलास नहीं बुलाया और 3 महीने के बाद खुर्द बुद का काम करके उसमें बरतरफ किया गया उसको जी। ये तो आपके मयारात हैं। क्या रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी के लिए आपको कोई आलिम दीन नहीं मिला, कोई अच्छे किरदार का पाकिस्तानी शहरी नहीं मिला, कोई शरीफ इंसान नहीं मिला? इस किस्म के मुजरिमों को लाकर आपने और सियाह किरदार को लाकर आपने इस किस्म के पाक और मुक़द्दस नामों के लिए उनको चुना। इससे अंदाज़ा लगता है कि तुम अंदर से कुछ और हो और ज़बान से कुछ और कह रहे हो। मौलाना साहब, वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद नाज़रीन मौलाना फजल रहमान से गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, मौलाना फजल रहमान के साथ इस वक्त हम मौजूद हैं। मौलाना साहब, कल एक ख़बर ऐसी आई कि शायद इस्टेब्लिशमेंट जो है कोई सालिसी का किरदार अदा कर सकती है बिटवीन अपोजिशन और हुकूमत। इस बात के कोई चांसेस हैं कि अदम एतमाद की तहरीक वापस ले ली जाए और इंतखाबात थोड़े से पहले करा दिए जाएं? कुछ पैचअप ऐसे हो सकता है? हमारे पास इस किस्म की कोई तजवीज़ नहीं आई। अगर आए तो, और मेरा रद्द-ए-अमल यही होगा कि फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी होना ही मसले का हल है। इसके अलावा हमें कोई हल कबूल नहीं होगा। कोई भी अगर सालसी के लिए आ जाए, आप नहीं तैयार? मेरे ख्याल में मफरूज़े पे हमें बातें नहीं करनी चाहिए। ठीक। अच्छा मौलाना साहब, इमरान खान साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि बड़ा सरप्राइज़ जो है वो आप लोगों को देंगे। क्या हो सकता है वो? 20-25 साल से आप मुसलसल उसकी ज़िंदगी को देखें, वो हर आए रोज़ और हर हफ्ते के बाद एक सरप्राइज़ दिया करते हैं।
तो सरप्राइज दे देकर लोग थक चुके हैं और ये ड्रामेबाजियाँ जो हैं ये अब ख़त्म हो जानी चाहिए। तो बहर रंगे के खाही जामे में पोश मनंदाज़े कदथरा में शनासम, ये रोज़ रोज़ जो है नए नए लिबास पहन कर और नए नए तर्ज की गुफ्तगू करके अब पब्लिक समझ चुकी है कि आप असल में अंदर से क्या हैं। मौलाना साहब, ये भी हो सकता है कि जिस चीनी की बोरी में आप ऊपर से चीनी डाल रहे हैं, इनके MNS डाल रहे हैं, वो नीचे से सुराख ना हो जाए, आपके अपने लोग उधर ना चले जाएं। लेकिन हमारे पास जो तादाद है वो इसकी तलाफ़ी के लिए काफ़ी है। अच्छा, इम्कान के साथ, यानी अगर ऐसा कोई इम्कान है भी जो कि हकीकत में नहीं है जी, लेकिन यह है कि फिर भी इम्कान की हद तक आप मुतमईन रहें कि मुकम्मल तलाफ़ी मौजूद है। लेकिन मौलाना साहब, ये जो इतने लोगों के अचानक ज़मीर जाग गए, तो ये ज़्यादा ज़मीर जरदारी साहब ने जगाए या शहबाज शरीफ साहब ने जगाए? देखिए, ज़ाहिर है कि जो लोग पार्लियामेंट में होते हैं, मेंबरान असम्बली होते हैं, कुछ लोग तो खालिसतन नज़रियाती सियासत करते हैं, लेकिन किसी ने कुछ ज़रा जो वक्ती ज़मींदारा सियासत जिसे हम कहते हैं वो भी करना होता है। तो अब उस हवाले से पंजाब की बड़ी पार्टी मुस्लिम लीग नून है जी, सिंध की बड़ी पार्टी जो है पीपल्स पार्टी है। तो इन दो सूबों से अगर कोई मेंबरान राब्ते में आते हैं तो इन्हीं जमातों के साथ राब्ते में आएंगे और जो भी मामलात आपस में उनके दरमियान होंगे तो ज़ाहिर है कि मुझे उससे कोई वास्ता लेना देना नहीं होता जी। और मैं तो सीधी सादी सियासत करता हूँ, जो कुछ सामने है बस वही है, इससे ज़्यादा मुझे किसी मामले। अच्छा मौलाना साहब, आप तो ये कह रहे हैं कोई लेना देना नहीं, लेकिन हुकूमत बड़ा शदीद जो इल्ज़ामात लग रहे हैं, पैसे चले हैं, हॉर्स ट्रेडिंग हुई है जहाज़ में कराची से, अभी तक सबूत तो कोई नहीं आए, लेकिन अगर ऐसे सबूत सामने आ गए या ये आ गया कि अपोजिशन की अदम एतमाद के पीछे वही हाथ हैं जिन्होंने नवाज शरीफ को पहले निकाला और अब इमरान खान को निकालने की, अब हम तो अभी तक सबूत नहीं है, लेकिन अगर ऐसा साबित हो जाता है बड़ा सियासी नुकसान होगा। देखिए नवाज शरीफ और उस ज़माने में जो भी हुआ, नवाज शरीफ पर क्या इल्ज़ाम था जी? पहले कहा जी 4 हल्के खोलो, उन्होंने कहा ठीक है। फिर कहा 10 हल्के खोलो, उन्होंने कहा ठीक है। फिर कहा 50 हल्के खोलो, उन्होंने कहा ठीक है। कहा 70 हल्के खोलो, उन्होंने कहा ठीक है। जितना वो आगे जाता रहा, यहाँ से कहता बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, कहीं उनको कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली। और आज आप खुद देख रहे हैं, आप भी गवाह हैं इस बात के कि एक ऐसा शख्स इस हुकूमत की असम्बली की एक कुर्सी पे बैठा हुआ है कि कोई 65,000 के बाद लगभग लोग कहते हैं कि उसके वोटों से जाली वोट निकले हैं। आप डिप्टी स्पीकर की बात कर रहे हैं। और जाली वोट ऐसे निकले हैं कि हाथ के अंगूठे तो डबल लगे होंगे उसके ऊपर, कहीं जी अंगूठा तो नहीं होता, मोहर लगता है, लेकिन यहाँ पर अंगूठे तक लगे हैं जी, और पाँव के अंगूठे तक लगे हैं। अच्छा, इस किस्म के लोग इनके इतने आला मनासिब पर बैठे हुए हैं, कोई हया और शर्म नहीं है कि इस किरदार के बावजूद अपने आप को कहते हैं कि हम मारूफ हैं और बाकी मुनकर हैं। नहीं, लेकिन मौलाना साहब सवाल ये है ना कि अगर ये साबित कल को हो जाए कि हॉर्स ट्रेडिंग हुई है या इस आपकी तहरीक के पीछे कोई खुफिया हाथ था, तो फिर क्या होगा? किसका खुफिया हाथ हो सकता है? किसका पाकिस्तानी है ना हम लोग जी, किसका खुफिया हाथ हो सकता है? यानी हमारा इल्ज़ाम था, और सामने वो हकायक पर मबनी था, ज़मीनी हकायक हमारे पास थी कि इलेक्शन में धांधली हुई है। खुद तो आप आए धांधलियों से, जो रहा सहा काम था वो मेंबरान को खरीदने से किया आपने। जहाज़ उड़ते रहे, जहाज़ उड़ाने वाले कहते रहे कि हाँ हमने इस परवाज़ में इतने परिंदे जो है उठा के ले आए हैं, हमने इतने पैसे लगाए हैं। आज भी उनके दोस्त जब इंटरव्यूज़ देते हैं तो कितने अरब और कितने अरब दिए, हर एक कहते हैं मैंने दिए, मैंने इतना दिया, मैंने इतना दिया, मैंने इतना दिया। तो जिसकी बुनियाद ही धांधली पे हो, जिसकी बुनियाद मेंबरान के ख़रीद फ़रोख्त पर हो, जिसमें ख़रीदने वाला भी मालूम है और ख़रीदा जाने वाला भी मालूम होता है, ये सारे किरदार उसके अपने हैं और अपने शीशे में आज अपने आप को देख रहा है तो दूसरों पर इल्ज़ाम लगाता है। लिहाजा इस किस्म की चीज़ों के बारे में हमने अगर कहा है तो वाज़ेह तौर पर कहा है कि धांधली किसने की थी,
एस्टेब्लिशमेंट का क्या रोल था। हमने अगर गिला शिकवा किया है बंद कमरे में नहीं किया, सरेआम किया है। लेकिन आज अगर हम कहते हैं कि अब सूरत हाल जो है वो इदारों की तरफ से गैर जानबदारी का तासुर आ रहा है, तो हम वेलकम करते हैं इसको। हम तो ये तो हम चाहते थे। कितने पुरुमीद है मौलाना साहब कि ये न्यूट्रलिटी आखिर तक बरकरार रहेगी, क्योंकि आखिरी रात में भी फैसले। देखिए मैं गुजारिश करूँ जी, जहाँ तक है जी न्यूट्रलिटी का जी, न्यूट्रलिटी बतौर फरीज़े की होनी चाहिए। ये नहीं कि आप किसी पर एहसान डालते हैं जी कि मैं इस मामले में गैर जानबदार हूँ, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा या वगैरह वगैरह। इसको एक उसूल और एक फरीज़े के तौर पर हमें अपनाना चाहिए। आइन ने जिसका जो दायरा कार मुतय्यन किया है, अगर हम उसी के अंदर रहते हुए फिर एक दूसरे को कोऑपरेट किया जा सकता है। मुख्तलिफ शोबे हैं, हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और उस ताल्लुक़ की बुनियाद पर पूरे मुल्क को और रियासत को चलाया जाता है। तो मैं तो खुद हूँ नज़रियाती आदमी और इस नज़रिए का कायल हूँ कि अगर हम आइन के तहत दिए हुए दायरे कार में रहते हुए अपने फ़राइज़ सर अंजाम देंगे, मुल्क पे कभी कोई मुश्किल नहीं आएगी। अगर मौलाना साहब आखिरी वक्त में कुछ ऐसा हो जाए कि अदम एतमाद में से हवा निकल जाए, क्या करेंगे आप लोग? देखिए मैं एक बात अर्ज़ करूँ, पहले तो ये एक मफरूज़ा है, इंशाअल्लाह कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक बात ज़हन में रखें कि एक वक्त था जब अदम एतमाद नहीं भी था ना, तो क्या हम मैदान में नहीं थे? लिहाजा ये बात कहना कि अगर ये एक नुक्ता जो है कहीं आगे पीछे हो गया तो इसका मतलब पूरा दुनिया जहान बंद है हमारे लिए। हम आज भी उनके खिलाफ, मैं फिर कहता हूँ, हम जिहाद शरई लड़ रहे हैं। हम शरई तौर पर अपने आप को पाबंद समझते हैं कि इस किस्म के मुनकरात से कौम को निजात दिलाया जाए, इस किस्म की फितने से कौम को आज़ाद किया जाए, और वो फरीज़ा इसके बाद भी जारी रहेगा। ठीक, मौलाना साहब वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद ये मौलाना साहब से इंटरेस्टिंग गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, मौलाना फजल रहमान साहब हमारे साथ मौजूद है। मौलाना साहब, पिछले 2-3 दिनों से एक ये भी बात की जा रही है कि हो सकता है इमरान खान कुछ ऐसा फैसला कर दें, और उनके ये सरप्राइज़ वाली स्टेटमेंट से जोड़ा जा रहा है वो आर्मी चीफ को तब्दील भी कर सकते हैं। देखिए अब उसके हाथ से सब कुछ निकल चुका है, अदम एतमाद उनके खिलाफ आ चुका है, गैर मामूली फ़ैसला वो नहीं कर सकता, और इस किस्म के फैसले ठीक है एक नुमाइशी हद तक एक आइनी इख्तियार होता है, लेकिन अब वो इस पोजीशन में नहीं रहा है, उसके हाथ से मामला निकल चुके हैं। और अब ये आखिरी जिस तरह होता है बस हाथ पाँव मारने वाली बात जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, तिनके का कोई सहारा जो है। फिर आप जब आप पानी में डूब रहे होते हैं तो इंसान कोशिश तो करता है कि इस टहनी को भी हाथ डाले, इस बूटे को भी हाथ डाले, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक, अच्छा मौलाना साहब, पिछले दिनों एक इंटरव्यू में आपने कहा कि जनरल बाजवा से मुल्क की माशी बदहाली पर आपने बात की और वो भी आपसे मुतफिक थे। वो तो ये आपकी क्या मुलाकात उनसे हुई थी या फ़ोन पे? हमारी मुलाकातें 2 साल 4 साल इक्का दुक्का, जैसे कभी इंतज़ाम फाटक के इंतज़ाम का मसला तो पार्लियामेंट में मुलाकात हुई थी, इस तरह एक आध। अब उस वक्त ज़ाहिर है कि हमने अपनी बात करनी होती है। ठीक, आर्मी चीफ से मेरी तरफ से मुलाकात में कोई हर्ज नहीं है। किसी जनरल के साथ, ISI की चीफ के साथ, उसके नुमाइंदे के साथ, ये जो खुफिया मुलाकातों का तस्वुर है ये मेरी ज़रूरत नहीं है, ये उनकी ज़रूरत है। लिहाजा जब शरीयत में एक फरीक कहता है कि इसको खुफिया रखा जाए तो दूसरे पर लाजिम हो जाता है कि उसको खुफिया रखे, इस हद तक है। लेकिन बुनियादी बात यह है कि क्या किया जा सकता है इस मुल्क के लिए, तो उस पर जो हमने अपना आइडिया दिया था उसका मैंने जिक्र किया था। ये नहीं कि कल परसों मेरी कोई मुलाकात हुई है और मैंने उसमें ये बात उनसे कही है। मैं एक बात जो मेरी पार्टी का, मैंने उस पर अपने नज़रियात का जिक्र किया है। आपको मेरे नज़रियात से कोई दिलचस्पी नहीं है, आपको करंट इशू में ये खबर चाहिए कि आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है, बस ये खबर है। नहीं मौलाना साहब, इसमें सारी चीज़ें आप दफन कर देते हैं। नहीं, तो मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ उसको पिक करो। मैं अपना नज़रिया बताना चाहता हूँ, मैं अपना विजन बताना चाहता हूँ,
मैं अपना वो तस्वुर बताना चाहता हूँ जो मैं मुल्क के लिए मुफीद समझता हूँ। और फिर अगर मुझसे आप पूछते हैं कि ये आपने कहाँ किस फोरम पर बताया है, तो मैंने कहा मैंने इस फोरम पर भी बताया, इस पर भी बताया। ये सवाल उस कॉन्टेक्स्ट में, वैसे मौलाना साहब आपको तो हम पूरा मौका दे रहे हैं, आपके नज़रियात पर भी बात हो रही है और आपकी पार्टी पर भी बात हो रही है। मौलाना साहब क्या तय हुआ कि इमरान खान अगर चला जाता है कि उसके बाद सेनेट चेयरमैन के खिलाफ अदम एतमाद आएगी या पंजाब में पहले आएगी? अभी कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, देखिए, मैं एक बात बड़ी वजाहत से कह भी चुका हूँ और आपसे भी अर्ज़ कर देना चाहता हूँ। अदम एतमाद की तहरीक एक ऐसा मौजू है कि जिस पर तमाम नज़रें इस वक्त हमें संजीदगी के साथ मुर्तकज़ करनी है। और इस माहौल में और इस मरहले में कोई ऐसा दूसरा इशू छेड़ना कि जो हमें इस मौजू से पहले एक और बहस में मुब्तला कर दे, हम इससे इज्तिनाब करना चाहते हैं। तो जो भी होगा इंशाल्लाह। और असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करेंगी या 2-3 महीने में इंतखाबात? देखिए, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पर हमारा भी अपना एक नुक्ता नज़र होता है, लेकिन जब फिर सब इकट्ठे मिलकर फैसला करते हैं तो हम सब उसको ऑन करते हैं कि ठीक है। मेरी राय ये है कि हमें फ़ौरन इलेक्शन करा देना चाहिए, क्योंकि मैंडेट चोरी हुआ था, धांधली हुई थी, लिहाजा कौम का हक है कि हम उनको अमानत वापस कराएं और फौरी तौर पर दोबारा कौम से कहें कि ये आपकी चीज़ थी, हमने वसूल करके अब आप वापस कर रहे हैं, आप जो भी अपने मर्जी से फैसला करें, लेकिन धांधली की इजाज़त नहीं देंगे। लेकिन मौलाना साहब, फिर परवेज़ इलाही साहब क्यों आपके पास आके 1 महीने के लिए वज़ीर आला बनेंगे? उधर ही ठीक है, उनकी गवर्नमेंट है, विफाक में भी है, उधर भी है, इत्तेहादी क्यों आपके पास चल के? इसमें कोई आप जो सवाल कर रहे हैं, इसमें कोई हतमी पोजीशन नहीं है कि हम मैं इस पर तबसरा करने की पोजीशन में हो जाऊं। तो अगर वो आते हैं तो मैं आपको इसके अलावा एक बात अर्ज कर देना चाहता हूं कि PDM ने जो फैसला किया है वो यही है कि हलीफों से बात की जाए और मुल्क की जो सूरत हाल है 4 साल में जो मुल्क का बिगड़ा है, बेड़ा गर्क हुआ है, उसका एहसास दिलाया जाए कि अब कोई ज़ाती फ़ायदे की बजाय हमें मुल्क के फ़ायदे के लिए अब नए फ़ैसले करने चाहिए जी। और जो सियासी फ़ायदे नुकसानात हैं, ये सब आर्जी होते हैं। आज मैं कामयाब हो गया, 5 साल के बाद नाकाम हो गया, फिर मैं दोबारा कामयाब हो गया, मैं मिनिस्टर हूँ फिर अब नहीं हूँ, मैं प्रेसिडेंट हूँ फिर अब नहीं हूँ। तो इन आर्जी फतूहात और आर्जी शिकस्तों के बजाय हमें मुल्क के मुस्तकिल ताकतवर बनने की फ़िक्र करनी चाहिए। ये गुजारिशात हम उनके सामने करते आ रहे हैं और उन्होंने बड़ी संजीदगी से सुनी है ये सारी बातें और इससे इत्तेफाक किया है उन्होंने। लेकिन ताहम मौरूज़ी मसाइल भी तो होते हैं। मैं और आप एक तवील अरसे से मिसाल के तौर पर इख्तिलाफ में रहे हैं, तो वो एतमाद भी तो बहाल करना है। उनके लिए बाहमी गुफ्तगू, कुछ चीज़ें ऐसी कि जिसको पॉइंट आउट किया जाए और जिस पर एतमाद बहाल किया जाए, ये सब का हक हुआ करता है। तो उस हवाले से इस बारे में अगर उनकी कोई गुफ्तगू चल रही है या हुई है तो वो मुस्लिम लीग नून के साथ हो रही है, क्योंकि वहाँ पंजाब के हद तक ये प्रॉब्लम वहाँ पर माजी में चूँकि तवील एक लंबा चौड़ा रहा है और एक ही मुस्लिम लीग में थे और अब फिर बाद में उसमें इख्तलाफ हो गया, तो ये चीज़ें उन्होंने आपस में मामलात को तय करने होते हैं। तो मौलाना साहब, ये जो कहा जा रहा है कि मामलात तय पा चुके हैं इत्तेहादियों के साथ और वो अपने वक्त पर ऐलान करेंगे, तो ये फिर खबर दुरुस्त? मेरी मालूमात तो ये है कि मामलात तय हो चुके हैं और कोई और मुश्किल नहीं है उसके अंदर सारे इत्तेहादियों के साथ। ठीक, आप MQM के पास भी गए, क्या वो भी वजारतें वगैरह मांग रहे हैं पीपल्स पार्टी से? मेरे इल्म में कोई वजारत मांगने वाली बात तो नहीं है, लेकिन बहरहाल वो बल्दियाती इलेक्शन जो सिंध में होगा, उस बल्दियाती इलेक्शन में वो जो एक बिल है उस पर कुछ अपना तजावीज़ देना चाहते हैं। बस यही शर्त है और ये उन्होंने तस्लीम कर ली है पीपल्स पार्टी ने। अब यह है कि बाज़ाब्ता तौर पर उसकी क्या शक्ल बनती है, ड्राफ्ट पे दस्तखत करते हैं या ये कि अदम एतमाद से पहले कानून साजी कर लेते हैं, वो उनका आपस में मामला है जहाँ पर भी वो एक दूसरे के साथ मुत्तफ़िक़ हो जाते हैं। लेकिन उसूली तौर पर पीपल्स पार्टी ने हाँ कर दिया है कि ये मुनासिब तजावीज़ हैं और हम इसको कबूल कर लें। तो बस सिर्फ अब MQM ने रस्मी एक ऐलान करना है उसका। नाज़रीन, वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद मौलाना फजल रहमान साहब से गुफ्तगू जारी रहती है।
वेलकम बैक राजीन। मौलाना फजल रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मौलाना साहब ये बताइएगा कि सुना है कि आपने शेरवानी भी सिलवा ली है, सदर मुमलिकत बनने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं आप इस वक्त। मैं इन चीज़ों से अल्हम्दुलिल्लाह मुबर्रा हूँ और हमने अगर जद्दोजहद की है, काम किया है तो इस मुल्क के लिए किया है। और हम अगर इमरान खान से लड़ रहे हैं तो चूँकि उसने मुल्क को तबाह किया है, मुल्क की मईशत को तबाह किया है, गरीब को तबाह किया है, आम आदमी की ज़िंदगी अजीरन कर दी है, मुल्क को तनहा किया है, दोस्तों को दुश्मन बना दिया है, दोस्तों को पाकिस्तान से दूर कर दिया है और फिर बड़ा चैम्पियन भी बनता है कि जैसे कभी कहता है मैंने तो अमेरिका मेरे ख़िलाफ़ है। भाई अमेरिका कैसे ख़िलाफ़ है? आपने ट्रंप से मुलाकात करके बाकायदा यहाँ पर जश्न मनाया और कहा कि मुझे आज इतनी खुशी है कि जैसे दूसरा वर्ल्ड कप मैंने जीता हो। ये खुशी आपने चीन के सदर से मुलाकात पे नहीं मनाई, ये जश्न आपने रूस के सदर से मुलाकात पे नहीं किया, ये जश्न कभी सऊदी अरब के हुक्मरान के साथ मुलाकात में आपने नहीं किया और इतना बड़ा जश्न आप मनाते चले आ रहे हैं। सारी खिदमत आपने उनकी सर अंजाम दी हैं, लेकिन सदर बन के पहला काम आप क्या करेंगे? तो अब बात बुनियादी ये है कि मैं कोई उम्मीदवार नहीं हूँ सदारत के लिए। और ये पता नहीं आपके मीडिया वाले कहाँ से कोई बात पिक कर लेते हैं कि किसी को आप सदर पाकिस्तान भी बना लेते हैं, किसी को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी बना लेते हैं। नहीं, ये मैंने शहबाज शरीफ साहब से इंटरव्यू में ये पूछा और मुझे पता है अगर जरदारी साहब और मौलाना साहब में टाई पड़ जाती है तो आप किसका साथ देंगे? उन्होंने कहा जी मैं अपनी टाई उतार दूंगा उससे। तो मेरे ख्याल में उनको आपने वज़ीर-ए-आज़म भी बना दिया होगा। नहीं, वो तो सारे कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ मुतफ़िका वज़ीर-ए-आज़म है, अभी तक फैसला नहीं। मैंने अर्ज़ किया ना कि हमने जो चीज़ें तय करनी हैं वो अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होने के बाद तय करनी है। तो शहबाज शरीफ साहब पे अभी फैसला नहीं हुआ? कोई भी किसी भी मौजू पे मैं बात कर रहा हूँ, किसी भी मौजू पे मैं बात कर। हाँ, ये बात है कि अदम एतमाद की तहरीक देते वक्त हमने दोनों चीज़ें रखी हैं। नंबर एक कि इमरान खान अक्सरियत का एतमाद खो बैठा है, वो मुस्ताफ़ी हो या अपना दफ्तर खाली करे। नंबर दो के नए वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब कराया जाए। ये दोनों चीज़ें जो है फिर एक ही ऐवान के प्रोसेस के में आ जाए। अच्छा मौलाना साहब, इस पे असल जो सवाल बनता है, जो आपकी गुफ्तगू से भी बार बार मेरे जहन में वो आ रहा है कि आप लोगों के पास प्लान कुछ नहीं है कि अगर अदम एतमाद कामयाब हो जाए, ना आपके वज़ीर आज़म का पता है, ना उस पर इत्तेफाक हुआ है, खारजा पॉलिसी, इकॉनमी, चले मान लिया कि इमरान खान ने कोई परफॉर्मेंस नहीं दी, मईशत का सत्यानाश कर दिया, ये अगर मान के चलें, आप लोगों के पास तो कुछ प्लान नहीं है। जिससे भी बात करें तो प्लान तो है लेकिन आपको नहीं बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी प्लान नहीं है। अच्छा, इतने खाली ज़हन भी नहीं है हम लोग और इतने गए गुजरे भी नहीं हैं कि हमारे जहन में कोई मुस्तक़बिल का तस्वर मौजूद ना हो। जितना जितना हमारे पास आपको बताने के लिए है वो आपको कह देते हैं और बहुत कुछ अभी तक हम आपको नहीं कह पा रहे कि उससे मुश्किलात पैदा होती है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि ये बड़ी एक वेल प्लान्ड और ऑर्गेनाइज्ड मूव है जिसमें आपने सब कुछ फैसला किया हुआ है, लेकिन हमें आहिस्ता आहिस्ता आप खबर दे रहे हैं। इंशाल्लाह आप इत्मीनान रखें। अच्छा, मौलाना साहब, अगर शहबाज शरीफ साहब के नाम पर फैसला नहीं हुआ, चौधरी परवेज़ इलाही साहब आपके पास आ रहे नहीं आ रहे, उस पर फैसला नहीं हुआ, पंजाब के बारे में कोई फैसला नहीं हुआ, ये सारे एक टेबल पर इकट्ठे बैठने वाले लोग हैं। देखें जिस तरह PDM टूट गई थी, इख्तिलाफात बहुत ज़्यादा हैं। जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब, हमें पता है उनका एक तल्ख माजी भी है, साथ कैसे चलाएंगे आप इन सब को? मेरे ख्याल में जमहूरी दुनिया में और ख़ासतौर पर पार्लिमानी दुनिया में इख्तिलाफ के बावजूद एक दूसरे के साथ चलना, ये प्रैक्टिस हमेशा हुए हैं और चलते रहे हैं। इख्तिलाफ भी होता है, इत्तेफाक भी होता है। अभी PDM में एक मसले पे दो पार्टियां हमें छोड़ गई, लेकिन अदम एतमाद में फिर हम सब इकट्ठे थे जी और कोई इख्तिलाफ राय नहीं था जी। तो इश्यूज़ आते रहते हैं और इशू टू इशू इख्तिलाफ भी पैदा होता है, इत्तेफाक भी पैदा होता है। तो ये एक मामूल का एक प्रैक्टिस है हमारे जमहूरी और पार्लिमानी निज़ाम का जी। पार्टियों को आप पाबंद नहीं कर सकते कि वो न चाहती हुई भी आपका साथ दे, और अगर किसी बात पर वो इत्तेफाक करे
तो फिर आप उसको माजी के किसी इख्तलाफ का हवाला देकर ये नहीं कह सकते कि कल तो आपने फलां मसले पर इख्तलाफ किया था, इस मसले पर आप उनके साथ क्यों बैठ रहे हैं। ये कभी दुनियाई सियासत का काम नहीं है। इख्तलाफ वाली बात होती है, इत्तेफाक वाली इत्तेफाक की बात होती है। दुनिया खुली है। मौलाना साहब, आप अक्सर जब भी मुलाकात होती है मुझे कहते हैं कि तुमने नीचे जीन्स पहनी होती है, ऊपर तुमने चादर ओढ़ी होती है। ये मुझे वही मामला लग रहा है कि एक जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, फिर MQM, इनको साथ क्या करें, फिर आसमान से फरिश्ते उतार लें। यही हम लोग हैं, यही पाकिस्तानी हैं। इन्होंने सियासत करनी होती है, यही पार्टियां हैं। किसी पार्टी में लोगों का एक छोटा सा हिस्सा होता है, मुझ पर एतमाद करता है, दूसरा हिस्सा आप पे एतमाद करता है, तीसरा उन पर एतमाद करता है। इसी से पार्टियां तश्कील पाती हैं। कोई इलाकाई पार्टियां होती हैं, कोई फिर वाराना जमातें हो जाती हैं। हर लिहाज से कहीं ना कहीं लोग किसी एक नज़म तंजीम से जुड़े रहते हैं जी। ठीक। और जब नज़म तंजीम से जुड़े रहेंगे तो कभी जब एक कॉमन चीज़ आएगी तो उस पर सबको बैठना होता है जी। ठीक। तो ये तो मामूल का कारोबार है, कोई ऐसा मसला नहीं है कि ये कोई पैसों के लेन देन या कारोबार का ख़रीद फ़रोख्त का लेन देन है। ये सियासी कारोबार होता है, सियासी पॉलिटिकल बिजनेस जिसे आप कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें चलती हैं और मुल्क की सियासत का हिस्सा हैं। ठीक। मौलाना साहब, आखिर में जब मैं आ रहा था तो एक दोस्त में कान में ये कहा कि नेक्स्ट इंटरव्यू का वादा मौलाना साहब से कैमरे पे ले लें आज। हाँ। तो बस हम तो चौराहे पे बैठे हुए हैं, जब आप लोग आते हैं तो उसका ताल्लुक हमारे मसरूफियात पर होता है। वैसे सदारती महल का चौराहा भी यहाँ से दूर नहीं है मौलाना साहब। मौलाना फजल रहमान साहब, अल्लाह खैर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने मौलाना साहब की गुफ्तगू सुन ली होगी। इस गुफ्तगू पर फीडबैक हमें ज़रूर देना है। मुझे मेरी टीम समेत इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। हर पीर से जुमेरात अपने पसंदीदा शो लाइव विद आदिल शाज़ेब को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आएँ और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस करें।